नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विथ जूही पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको आरआरबी ग्रुप डी के विज्ञान के सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज इस वीडियो में कराया जाता है। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में एक बार उसको चेकआउट करें और वहां से अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सभी वीडियोस को क्रम से जरूर देखें, ताकि आपको विज्ञान के सभी प्रश्न समझ में आएंगे कि कौन से लेवल से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए आज भी हम पढ़ने वाले हैं 10 फरवरी 2026 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को, और आपको प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और ये प्रश्न जो है आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुख्य रूप से परमाणु के आमाप को निर्धारित करता है? नाभिक का द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, विकल्प डी। ठीक है, तो कौन सा कारक है जो मुख्य रूप से परमाणु के आमाप को निर्धारित करता है? तो आपका सही जवाब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। आइए व्याख्या देखते हैं कि परमाणु का आमाप मुख्य रूप से उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना द्वारा निर्धारित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी दूर स्थित होता है, परमाणु का आमाप उतना ही बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक आवेशित कण होता है और परमाणु के चारों ओर ऊर्जा स्तर पर घूमता है। नाभिक का द्रव्यमान, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु के आमाप को प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित नहीं करती। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान यहाँ पे 63 यूनिट है। यदि उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु और 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो शेष तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका कि यौगिक का आणविक द्रव्यमान दिया गया है आपको 63 यूनिट, इसमें हाइड्रोजन परमाणु 1 और 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो आपको बताना है शेष तत्व का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो आपका सही जवाब है 14 यूनिट। आइए समझते हैं कैसे। तो देखिए, यौगिक का कुल आणविक द्रव्यमान कितना है? 63 यूनिट। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु यानी 1 यूनिट और 3 ऑक्सीजन परमाणु, तो आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 16 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 48 यूनिट। अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1 प्लस 48 इक्वल टू 49 यूनिट। तो शेष तत्वों का परमाणु द्रव्यमान यानी टोटल में से आप 49 यूनिट को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 14 यूनिट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 1 वोल्ट हो और उसमें से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आपका सही जवाब है विकल्प डी, 1 ओम। आइए समझते हैं। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर V, धारा I तथा प्रतिरोध R के बीच संबंध होता है V इक्वल टू आई आर। तो दिए गए प्रश्न में V क्या है? 1 वोल्ट और धारा क्या है? 1 एम्पियर। अतः प्रतिरोध क्या होगा? V अपान I, यानी कितना हो जाएगा? 1 ओम। प्रतिरोध का SI यूनिट क्या होता है? ओम। ओम का नियम केवल नियत ताप पर धातु चालक के लिए लागू होता है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है? आपका सही जवाब है विकल्प ए, प्लाज्मा झिल्ली। व्याख्या देखते हैं। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली लचीली एवं अर्धभेदी होती है, जो भोजन को घेर कर फूड वैक्यूल का निर्माण करती है, और अमीबा में भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को फॉगोसाइटोसिस कहते हैं, जो कि प्लाज्मा झिल्ली की सहायता से होता है।
प्लाज्मा झिल्ली क्षणमपाद के निर्माण में सहायता करती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सीमा बनाकर उसे बाहरी वातावरण से अलग तथा सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न देखें। वेग v से गतिमान m द्रव्यमान की किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा यहां पर बताई गई है 25 जूल। जब इसका वेग बढ़ाकर 3 गुना यानी 3v कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 225 जूल। कैसे? तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु के कारण उसके पास उपलब्ध ऊर्जा। इसका सूत्र होता है ke = 1/2 mv²। अब यदि n गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? n² गुना हो जाती है, अर्थात ke अनुक्रमानुपाते v²। तो दिया गया क्या है? प्रारंभिक वेग दिया है v, तो ke क्या है? 25 जूल है। जो जब नया वेग क्या होगा? 3v हो तो ke डैश कितना निकल के आएगा आपका? यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि n² गुना होता है और एक गुणे जो है कि 25 जूल करेंगे तो आंसर कितना होगा? 225 जूल। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अम्ल क्षारक अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से क्या घ्राण सूचक के रूप में कार्य करता है? विकल्प है हल्दी क्षारकों में नीली हो जाती है, मेथिल ऑरेंज क्षारक में गंध उत्पन्न करता है, प्याज का अर्क क्षारकों में गंध बदल देता है, फिनोल्फ्थेलीन अम्ल में गुलाबी हो जाता है। तो आपका सही जवाब है विकल्प सी, प्याज का अर्क जो है क्षारकों में गंध बदल देता है। समझते हैं सभी विकल्प, बाकी के 3 विकल्प क्यों गलत हैं? तो पहला समझते हैं, हल्दी जो है क्षारकों में नीली हो जाती है, यह रंग सूचक है, घ्राण सूचक नहीं है। बी विकल्प था कि मेथिल ऑरेंज क्षारकों में गंध उत्पन्न करता है, तो मेथिल ऑरेंज जो है रंग बदलता है, यह घ्राण सूचक नहीं है। फिनोल्फ्थेलीन अम्ल में गुलाबी हो जाता है, तो फिनोल्फ्थेलीन जो है यह रंग सूचक है, यह भी घ्राण सूचक नहीं है। तो आपका सही जवाब क्या था? प्याज का अर्क। प्याज का अर्क क्षारकों की उपस्थिति में अपनी गंध को बदल देता है, इसलिए इसे घ्राण सूचक के रूप में जानते हैं और यह घ्राण सूचक के रूप में कार्य करता है। यह सूचक अम्ल क्षार अभिक्रिया में बिना रंग के गंध के आधार पर पहचान करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखें। जैविक आवर्धन द्वारा पीड़कनाशियों की अधिकतम सांद्रता किस पोषण स्तर में पाई जाती है? विकल्प है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक या तृतीयक उपभोक्ता। तो सही जवाब है आपका विकल्प डी, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अधिकतम सांद्रता तृतीयक उपभोक्ता में होती है, उच्च सांद्रता द्वितीयक उपभोक्ता में और मध्यम सांद्रता जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता में, तथा सबसे न्यूनतम सांद्रता जो है वो उत्पादक के अंतर्गत होती है। तो जैविक आवर्धन में सांद्रता क्या है? ऊपर की ओर बढ़ती है। तो पीड़ितनाशी वसा में घुलनशील होते हैं, ये शरीर के वसात्मक ऊतक में जमा होते हैं। उच्च पोषण स्तर पर इनकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। अधिकतम सांद्रता तृतीयक उपभोक्ता में पाई जाती है, जैसे DDT, BHC। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। महिलाओं में निषेचन सामान्यतः प्रजनन तंत्र के किस हिस्से में होता है? विकल्प है डिंबवाहिनी नली, गर्भाशय, अंडाशय, योनि। तो सही जवाब है आपका डिंबवाहिनी नली। व्याख्या देखते हैं कि महिलाओं में निषेचन सामान्यतः डिंबवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब में होता है। आप यहाँ पे फिगर में देख भी सकते हैं, ये जो है ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, और ये क्या है? अंडाशय, ये गर्भाशय, और ये क्या है? योनि। डिंबवाहिनी नली वह स्थान है जहां अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और वहीं से निषेचन होता है। इसके बाद युग्मनज बनता है और वह गर्भाशय की ओर बढ़ता है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण परंतु निषेचन नहीं होता। योनि केवल संभोग के लिए मार्ग का कार्य करती है, यहां निषेचन नहीं होता है।
ठीक है, तो निषेचन कहाँ पे होता है? तो ये आपने जाना डिंबवाहिनी नली वह स्थान है जहां अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और वहीं से निषेचन होता है। अगला प्रश्न, एक समान त्वरण के लिए VT ग्राफ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? VT ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। VT ग्राफ की प्रवणता नियत होती है। VT ग्राफ सदैव वक्रित होता है। धनात्मक प्रवणता त्वरण को इंगित करती है। तो सही जवाब है आपका विकल्प सी, VT ग्राफ जो है वो सदैव वक्रित होता है। जब किसी वस्तु का त्वरण नियत रहता है तब VT ग्राफ एक सीधी रेखा होती है और VT ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। एक समान त्वरण में VT ग्राफ की प्रवणता नियत होती है और यह त्वरण के बराबर होती है। VT ग्राफ एक समान त्वरण में सदैव सीधी रेखा होती है, यह वक्रित नहीं होती। VT ग्राफ की धनात्मक प्रवणता धनात्मक त्वरण को और ऋणात्मक प्रवणता ऋणात्मक त्वरण को दर्शाती है। अगला प्रश्न देखें कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की कई किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ रही हैं, तो अपवर्तित किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है कि वे लेंस के विपरीत पक्ष में एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, वे अनंत पर मिलती हैं, वे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हुई अपसरित होती हैं, वे बिना किसी विचलन के गुजर जाती हैं। सही जवाब है आपका विकल्प ए कि वे लेंस के विपरीत पक्ष में एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। यहां पर आपको फिगर के माध्यम से सभी चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, ये विपरीत पक्ष में मुख्य फोकस पर क्या हुई हैं, सभी बिंदु जो है कि सभी किरणें जो है एक जगह अभिसरित हुई हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस से गुजरकर लेंस के विपरीत पक्ष के मुख्य फोकस पर अभिसरित होती हैं। यह गुण उत्तल लेंस का प्रमुख अभिसरण गुण कहलाता है। समांतर किरणें किसी एक बिंदु F2 पर मिलती हैं जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और यह नियम जो है लेंस निर्माण, दूरदर्शी कैमरा और माइक्रोस्कोप के कार्य में अत्यंत उपयोगी होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या शामिल होता है? विकल्प है एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना, सरल अणुओं के निर्माण के लिए परमाणुओं को हटाना, कार्बन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापन, दोहरे आबंध वाले अणुओं में परमाणुओं का जुड़ना। सही जवाब है आपका विकल्प ए, एक परमाणु या परमाणु के समूह को दूसरे से प्रतिस्थापित किया जाना, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और किसी यौगिक में मौजूद एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को अधिक सक्रिय तत्व विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व की यौगिक की जगह ले लेता है। सामान्यतः यह अभिक्रिया धातुओं और अम्ल के साथ होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu बन रहा है। ठीक है, तो जो है ये अधिक सक्रिय तत्व है A और ये क्या है Bc जो यानी कि ये CuSO4 क्या है यौगिक है और नया यौगिक बना ZnSO4 और B क्या है विस्थापित तत्व यानी कि Cu क्या है विस्थापित तत्व है। अगला प्रश्न देखें कि जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड नामक एक काला पदार्थ बनता है। परिवर्तनों का सबसे सटीक वर्णन इनमें से किस कथन में मिलता है? आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनना। आइए समझते हैं कि जब लोहे के बुरादे को सल्फर पाउडर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इस प्रतिक्रिया में आयरन सल्फाइड नामक एक नया काला पदार्थ बनता है। नए पदार्थ के बनने से उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं। यह परिवर्तन साधारणतः अपरिवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है और उसकी चाल
3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है तो आवृत्ति लगभग कितने हर्ट्ज होगी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। आइए समझते हैं कैसे। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का संबंध होता है C इक्वल टू लैम्डा V। तरंगदैर्ध्य का मान मीटर में लिया जाता है तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 की घात -9 मीटर। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आप इसे यदि सॉल्व करेंगे तो दिया है तरंगदैर्ध्य 600 नैनोमीटर, जब मीटर में चेंज करेंगे तो 600 गुणे 10 की घात -9 मीटर, और चाल क्या है? 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। जब आप इसे रखेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका? 5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। ये क्या है? आवृत्ति आपको ऐसे प्राप्त हो गई। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्प्लवन घनत्व मापी, तुंगता मापी, निर्दव वायुदाब मापी, रक्त दाब मापी। सही जवाब है आपका हाइड्रोमीटर। ठीक है, आइए समझते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी द्रव में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लवन घनत्व मापी यानी हाइड्रोमीटर द्रव में तैरता है और यह अपने वजन के बराबर द्रव के भार का विस्थापन करता है। घनत्व के अधिक होने पर यह कम डूबता है और घनत्व के कम होने पर यह अधिक डूबता है। तो यह सिद्धांत जो है उत्प्लवन पर आधारित सभी उपकरणों का एक आधार होता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कश्मीर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य उत्पादन विधियां अपनाई जाती हैं? समुद्री मत्स्य की, जल कृषि, खारा जल मत्स्य की या मोती कृषि? सही जवाब है आपका जल कृषि यानी एक्वा कल्चर। कश्मीर क्षेत्र में मत्स्य के उत्पादन के लिए यानी मछली के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जल कृषि यानी एक्वा कल्चर विधि अपनाई जाती है। जल कृषि में नियंत्रित जलाशयों, तालाबों या झीलों में मछलियों का पालन किया जाता है। कश्मीर की झीलों और तालाबों में ट्राउट मछली का पालन प्रमुख रूप से किया जाता है। यह विधि प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों पर दबाव कम करती है और उत्पादन को बढ़ाती है। ठीक है, तो आपने इसके मुख्य बिंदु समझते हैं कि कश्मीर क्षेत्र में जो जल कृषि प्रमुख मत्स्य उत्पादन की एक विधि है, यहाँ पे ट्राउट मछली का पालन किया जाता है। नियंत्रित वातावरण में उच्च गुणवत्ता की मछली उत्पादन होती है। प्राकृतिक मत्स्य संसाधनों पर दबाव कम होता है और रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा परिवर्तन मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता का भाग माना जा सकता है? आवाज का भारीपन, कूल्हों में वसा का जमाव, ऊंचाई में वृद्धि, वजन में वृद्धि। सही जवाब विकल्प ए, आवाज का भारीपन, क्रैकिंग ऑफ वॉइस। मानव पुरुषों में लैंगिक परिपक्वता यानी प्यूबर्टी के दौरान आवाज का भारीपन होता है। यह परितंत्र स्वर यंत्र के आकार बढ़ने और स्वर रज्जुओं के मोटे व लंबे होने के कारण होती है। यह परिवर्तन पुरुषों की लैंगिक परिपक्वता का विशिष्ट लक्षण होता है। यह परिवर्तन आपको सामान्यतः 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच दिखाई देता है। इस दौरान लड़कों की आवाज जो है वो मोटी और भारी हो जाती है। ठीक है, तो पहले यानी कि बाल्यावस्था में स्वर रज्जु पतली और छोटी यानी कि आवाज पतली होगी, और परिपक्वता के बाद स्वर रज्जु मोटी और लंबी तो आवाज कैसी हो जाएगी? भारी हो जाती है। अगला प्रश्न, यसड़ लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किसकी पतली परत चढ़ाकर उसको जंग से सुरक्षित करता है? विकल्प है केवल सिल्वर धातु, केवल कॉपर धातु, केवल जिंक धातु, केवल निकेल धातु। सही जवाब विकल्प सी, केवल जिंक धातु। लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाकर उसे जंग से सुरक्षित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
तो यसरलेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाकर उसे जंग से सुरक्षित करता है। जिंक की परत ऑक्सीजन और नमी के संपर्क को लोहे तक पहुंचने से रोकती है। यदि परत कहीं कट भी जाती है तब भी जिंक जो है लोहे को क्षरण से बचाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग टीन की चादर, पाइप, नट बोल्ट, तार आदि पर किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन द्वारा धातुओं के शोधन के दौरान प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का आवश्यक गुण क्या है? इसमें जल और उदासीन तेल की एक परत दोनों शामिल होनी चाहिए। इसे विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कुशलतापूर्वक ऊष्मा का चालन करना चाहिए। पूरी प्रक्रिया के दौरान इसे पूरी तरह से गैर प्रतिक्रियाशील रहना चाहिए। यह किसी उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, या किसी उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होना चाहिए। तो विद्युत अपघटन जो है इसके द्वारा धातुओं के शोधन में एक विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। यह अपघट्य किसी उपयुक्त धातु लवण का जलीय या पिघला हुआ घोल होता है। यह आयनों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है जिससे विद्युत का प्रवाह जो है वो संभव होता है। आयन विद्युत अपघटन के दौरान एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से इन चीजों को समझ सकते हैं। एनोड पर क्या है? अशुद्ध धातु और कैथोड पर शुद्ध धातु की पट्टी। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। पत्तियों में किस कोशिका अंगक में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पर्णहरित होता है? विकल्प है रसधानी, केंद्रक, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। सही जवाब विकल्प सी, हरित लवक। हरित लवक जो है पत्ती की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है जो हरे रंग का रंजक होता है। पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में ही होती है। हरित लवक की क्या भूमिका है? तो यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। जब कोई व्यक्ति भूमि पर स्थिर खड़ा होता है तो पृथ्वी द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया गुरुत्व बल और भूमि द्वारा व्यक्ति पर लगाया गया अभिलंब बल बराबर और विपरीत होते हैं। क्या न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यह क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी, नहीं, क्योंकि दोनों बल समान वस्तु पर कार्य करते हैं। पृथ्वी द्वारा गुरुत्व बल क्रिया हुई यानी कि पृथ्वी से व्यक्ति पर बल लगा। फिर क्या है? भूमि द्वारा अभिलंब बल, यहाँ पे प्रतिक्रिया यानी कि भूमि द्वारा व्यक्ति पर बल लगा। तो दोनों ही किस पर बल लगा रहे हैं? व्यक्ति पर। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया युग्म हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, एक वस्तु पर नहीं। यहाँ पर क्या हुआ? गुरुत्व बल पृथ्वी से व्यक्ति पर लगा और अभिलंब बल भूमि से व्यक्ति पर। तो दोनों जो है वो एक ही व्यक्ति पर कार्य करते हैं, इसलिए यह न्यूटन के नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म नहीं है। अगला प्रश्न, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण किस स्थानिक स्थिति में सर्वाधिक पाया जाता है? विकल्प है कि जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, जब धारा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित हो, जब धारा और क्षेत्र समानांतर हो, जब धारा में तात्कालिक परिवर्तन हो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए, जब धारा और क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण सूत्र क्या होता है? F = BIL sin थीटा। यहाँ थीटा जो है धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण होता है। जब थीटा 90 डिग्री अर्थात धारा और क्षेत्र क्या है? लंबवत हो, तो sin थीटा = 1, इसलिए बल क्या होगा? अधिकतम।
और जब धारा और क्षेत्र समानांतर हो तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तब क्या होगा, साइन थीटा का मान 0, अतः बल क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के बाईं ओर 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। लेंस के दाईं ओर स्क्रीन को कहां रखा जाना चाहिए ताकि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का हो? तो विकल्प है कि स्क्रीन को लेंस से 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच कहीं भी रखा जाना चाहिए, स्क्रीन को लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए, स्क्रीन को लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए, या फिर स्क्रीन को लेंस से 40 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर के बीच कहीं भी रखा जाना चाहिए। तो सही जवाब है आपका विकल्प सी, स्क्रीन को लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। आप यहां पर फिगर के माध्यम से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, यहां पर F क्या है, 40 सेंटीमीटर, U क्या है, माइनस में 80 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो आप इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, v इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को 2f यानी 2 गुना फोकस दूरी पर रखा जाता है। यह प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है, अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की दूरी लेंस से बराबर होती है। यह स्थिति आवर्धन m इक्वल टू -1 देती है, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे स्थिति क्या है, वस्तु कहाँ है, 2f1 पर, तो वस्तु की दूरी 2f यानी 80 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 2f यानी 80 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा, समान आकार का। तो आपने जाना कि स्क्रीन को लेंस से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच समानता को निरूपित करता है? विकल्प है, दोनों प्रकाश संश्लेषण करते हैं, दोनों में क्लोरोफिल होता है, दोनों श्वसन करते हैं, या दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। तो आपका सही जवाब है विकल्प डी, दोनों में अपना स्वयं का डीएनए और 70S राइबोसोम होता है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं। इन दोनों में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है जो कि वृत्ताकार होता है। इनमें 70S राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये दोनों कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोने पर उसका नीला रंग फीका क्यों पड़ जाता है? विकल्प है, कॉपर सल्फेट विघटित हो जाता है, तांबा जल में विलीन हो जाता है, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है, आयरन सल्फेट रंगहीन होता है। सही जवाब है आपका विकल्प सी, कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट जो है विलयन का नीला रंग कॉपर आयन की उपस्थिति के कारण होता है। जब लोहे की कील को इसमें डुबाया जाता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है और लोहे की कील कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया में कॉपर सल्फेट नीला, आयरन सल्फेट जो है हरा, जो कि फीका यानी कि फीके रंग में बदल जाता है। यहाँ पर देखें, Fe प्लस CuSO4 क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, यानी कि Cu क्या है, कॉपर भूरा जमा, आयरन सल्फेट हरा फीका, कॉपर सल्फेट नीले रंग का था। तो ठीक है, आपने क्या जाना कि कॉपर सल्फेट जो है वो आयरन सल्फेट में बदल गया, यानी FeSO4 में बदल गया। तो आपने यहाँ पे कुल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।